वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है और बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते भी हैं कमेंट करके कि हमारा पोर्टफोलियो कैसा हो। बहुत सारे लोग पोर्टफोलियो का अपना लिस्ट भी भेजते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो ऐसा है, मेरे पोर्टफोलियो को रिव्यू कर लीजिए। तो दोस्तों, आज आपको इसी वीडियो के माध्यम से आप सारे लोगों के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा कि आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। और उस पोर्टफोलियो के आप खुद से भी डिजाइन कर सकते हैं, खुद से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको आपका पोर्टफोलियो कैसा है और कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, दुविधा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा जिससे कि आपके पास हमारे वीडियो से नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। चलिए, अब हम बात करते हैं मुद्दे की बात कि मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो कैसा हो। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 10,000 रुपये पर मंथ, जिनकी सैलरी अच्छी होती है तो 10,000 रुपये पर मंथ भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, 20,000 रुपये पर मंथ भी कर देते हैं। तो वो करते क्या है, या तो 10,000 रुपये की एक ही SIP स्टार्ट कर देते हैं या 20,000 रुपये की एक ही SIP स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या ये सही है कि 10,000 रुपये की सिर्फ एक ही SIP स्टार्ट कर दी है या 20,000 रुपये की सिर्फ एक ही SIP स्टार्ट कर दी है? तो मुझे लगता है ये SIP ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर ऐसे एक ही SIP स्टार्ट करते हैं तो आप या तो मिड कैप के अंदर डालेंगे या लार्ज कैप के अंदर डालेंगे या फिर स्मॉल कैप के अंदर डालेंगे। तो अगर आपका रिस्क अच्छा खासा है, देखिए आपके गोल एकदम क्लियर हैं कि मेरे को तो स्मॉल कैप के अंदर डालनी है 10,000 रुपये की डालनी है, बस मुझे कुछ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको रिस्क की कैपेसिटी अच्छी है, आपको 20,000 रुपये डालने हैं महीने के, डाल दीजिए, एक ही प्रोफाइल में डालने डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मार्केट में जब कभी उथल पुथल आएगी तो आपका इससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है और आपका जो प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए उससे कम प्रॉफिट मिलेगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसा भी कर देते हैं कि क्या करते हैं, लार्ज कैप 2,500 रुपये की SIP, मिड कैप 2,500 रुपये की SIP, स्मॉल कैप 2,500 की SIP, इंडेक्स फंड 2,500 की SIP। तो बहुत से लोग ऐसे भी कर देते हैं कि 10,000 रुपये को बराबर बराबर डाल दिया, काम खत्म। लेकिन दोस्तों, आप एक चीज़ सोचिए कि एक बंदा A है, मैं दो का एग्जांपल ले लेता हूँ, बंदे तो बहुत तरह के होते हैं, केस भी बहुत तरह के बन जाएंगे। एक बंदा A है, इसका क्या है रिस्क, ये रिस्क क्या है, बंदे का रिस्क लेने की क्षमता है लो, ये रिस्क कम लेना चाहता है। आप समझ सकते हैं, बहुत से लोग बंदे ऐसे होते हैं कि रिस्क कम लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका पैसा डूबे ना, उनका पैसे की वेल्थ कम बन जाए लेकिन बन जाए। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनका रिस्क होता है हाई रिस्क होता है ये। ठीक है, क्या होता है, रिस्क हाई होता है। तो हाई रिस्क होता है तो वो सोचते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं यार, मेरे पे पैसा मैं लगा रहा हूँ, मुझे इस पर मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि हाई रिस्क लो रिस्क में हमें एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं कि हमारा रिस्क भी कम हो जाए, जो इसका हाई रिस्क है, इसका लो रिस्क है, इनके हम मिला दें तो एक मीडियम लेवल का रिस्क रह जाएगा और हमें जो प्रॉफिट होगा वो भी लगभग अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो जो आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है ये वाला, तो हम इसको रीडिज़ाइन कर सकते हैं जिससे कि आपका जो पैसा है ना, पैसा बने घटे ना। ठीक है, तो और इससे हम मैक्सिमम फ़ायदा मिले, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो इसी वाले पोर्टफोलियो की हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने भी अपने पोर्टफोलियो डाले होंगे, उसमें अब मैं इसमें पैसे का डिवाइड कैसे करूं, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है कि मान लीजिए आपने क्या किया, इसी में बता देता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि किसी इंसान ने क्या किया, लार्ज कैप के अंदर भी SBI में डाल दिया पैसा, SBI म्यूचुअल फंड में डाल दिया लार्ज कैप के में, और स्मॉल कैप का भी SBI के अंदर डाल दिया। और कुछ लोग और भी महान होते हैं, वो इंडेक्स फंड भी उन्होंने क्या कर दिया, SBI का कर दिया। ठीक है, तो SBI की आपका 1 से 2 SIP आप एक ही फंड के अंदर डाल रहे हैं, तो ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो लार्ज कैप का जो फंड मैनेजर होगा, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि जो लार्ज कैप का फंड मैनेजर होगा वही स्मॉल कैप का भी फंड मैनेजर हो, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है ना, इंडेक्स फंड का भी हो। तो इससे होगा क्या कि मान लीजिए जो जहाज़ चलाने वाला जो कैप्टन होता है, एक जहाज़ में बहुत सारी सवारियाँ बैठी हुई हैं और कैप्टन साहब जहाज़ को चला रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि जहाज़ को उधर ले चलो, इस स्पीड में चलाओ। तो अगर कैप्टन साहब का दिमाग फिर गया या उनसे कोई गलती हो गई तो आपका पैसा यहाँ पे भी गया, यहाँ भी गया, और यहाँ पे जाने के चांसेस तो खैर कम होते हैं क्योंकि इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड सेफ होता है। तो या दो जगह पे आपका पैसा जा सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि लॉस हो सकता है, या फिर हम ये कहें कि हमें प्रॉफिट अच्छा खासा मिलना चाहिए था, हमें लॉस कम मिल पाया उसके कंपैरिजन में। तो आपको क्या करना है कि आपको, ये गलती बहुत से लोग करते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ
तो क्या करना है आपको कि लार्ज कैप किसी और का लीजिए, बेल एंड कोड, मिड कैप किसी और का लीजिए, स्मॉल कैप किसी और का लीजिए। लेकिन अब ये भी नहीं है कि अलग ही लेना है तो सभी का ही अलग अलग ले लीजिए, ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन आपको जब लग रहा है कि जो कैप्टन साहब है ना बहुत बढ़िया इंसान है, कैप्टन साहब का पुराना एक्सपीरियंस बोल रहा है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पिछले 10, 15, 20 साल से अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एसबीआई का ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। मैंने एसबीआई का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि एसबीआई पे जाइए टूट पड़िए और एसबीआई का खरीद लीजिए सारे। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एसबीआई के जगह पे एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, यूटीआई, बंधन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कैप्टन साहब पे आपको भरोसा है तो आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, कि स्मॉल कैप भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया कि हमें कैसे कौन कौन से म्यूचुअल फंड को चूज करना है, कैसे करना है। अब बात आ जाती है पैसों पर। देखिए, आप चाहते हैं कि आपका रिस्क लेने की क्षमता है कम। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई मेरा पैसा मेहनत से कमाया, वो मेहनत से पैसा सभी लोग कमाते हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मैं ना पैसे को ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, ज़्यादा जुआ नहीं खेल सकता पैसे पर। हालांकि जुआ नहीं है, इन्वेस्टमेंट है ये। तो क्या करना है आपको, इंडेक्स फंड क्या होता है आपका, सेफ रहता है। इंडेक्स फंड क्या होता है आपका, टॉप 50 कंपनीज में या टॉप 100 कंपनीज में आपका पैसा लगता है। तो वहाँ से क्या होता है, जब देश की टॉप 50 कंपनीज की आप बात करते हैं तो उन कंपनी, जब आपकी देश की इकोनॉमी अगर डाउन भी होगी तो एकदम से डाउन नहीं होगी, ठीक है ना। अब जब देश, मान लीजिए ऐसा होता है ना कि आपकी टॉप 50 कंपनीज होती हैं तो उनकी जो ग्रोथ ऑलरेडी हाई टॉप पे बैठी हुई होती हैं, तो वो अगर नीचे गिरेंगे भी तो धीरे धीरे गिरेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम से नीचे जीरो, ऐसा नहीं होता है। आपका ग्रोथ भी करेंगे तो धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपके 12 से लेकर के 13% के रिटर्न आपके मिल जाते हैं आपको इंडेक्स के अंदर, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका अगर रिस्क लेने की क्षमता कम है तो आप 2500 की जगह पे आप इसका बढ़ा दीजिए, 3000 रुपये कर दीजिए मंथली एसआईपी, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट कम मिल जाए लेकिन रिस्क नहीं लेना है। हालांकि रिस्क इंडेक्स फंड में भी होता है। मान लीजिए जब कोरोना आया था तो हमारा शेयर मार्केट सारा नीचे चला गया था ना, इसलिए ऐसे तरह के रिस्क होते हैं। कभी हमारा किसी वॉर हो जाए तो भी मार्केट नीचे चली जाएगी, तो उस केसेस में आप क्या लॉस इसमें भी हो सकता है। नहीं तो आपका इंडेक्स फंड बेस्ट है, इनसे बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। स्मॉल कैप, अब आपका रिस्क लेने की क्षमता कैसी है, कम है, लेकिन इससे जो प्रॉफिट हो थोड़ा, तो उसे अच्छी थोड़ी सी ग्रोथ अच्छी मिल जाए, थोड़ी सी बैलेंस हो जाए चीज़ें, तो आप इसको 1000 रुपये कर दीजिए, 2500 की जगह पे 1000 रुपये कर दीजिए। मिड कैप में आपको 17-18% के रिटर्न मिल जाते हैं। रिस्क आपका लार्ज से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो आप इसमें थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इसको 2000 रुपये कर दीजिए। अब बचे कितने देख लीजिए, 5 और 6000 रुपये, बचे 4000 रुपये। तो आप 4000 रुपये आप क्या कर दीजिए, लार्ज कैप के अंदर डाल दीजिए। अब लार्ज कैप में आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लार्ज कैप में रिस्क भी थोड़ा रिस्क होता है ना, तो वहाँ से 500 उठा करके आप इसमें डाल सकते हो, 3500 कर दीजिए, उसको 3.5 कर दीजिए। तो आप इस तरीके से अपना डिजाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हर किसी का ABCDE सभी का ना रिस्क अलग है, टारगेट अलग है, और उन टारगेट के हिसाब से आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कि इंडेक्स का आपका 12 से 13% का रिटर्न मिलता है, तो भाई इस हिसाब से मेरे को इतना पैसा मिल सकता है। स्मॉल कैप के अंदर आपको 18 से आपको 20% भी मिल जाए तो बहुत है, ठीक है। इस हिसाब से 1000 रुपये के हिसाब से मेरा इतना पैसा मिल जाएगा मुझे इतने साल के अंदर, कैलकुलेट करके देख लीजिए। आपका मिड कैप की बात चल रही है तो 17% या 16% से लेकर के 18% मिल सकता है, तो इसमें देख लीजिए कि मिड कैप में मेरे को इतना पैसा मिल जाएगा। लार्ज कैप में आपको देख लीजिए 14 से 12%, 15 के बीच में मुझे इतना पैसा मिल जाएगा 4000 के हिसाब से। वो टोटल करके देख लीजिए कि आपकी कैपिटल कितनी बन रही है, तो इस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं और अपने रिस्क को इस तरह डिजाइन कर सकते हैं। अब कुछ लोग होते हैं खिलाड़ी लोग क्या करते हैं कि इनको बिलीव ऐसा है कि पिछले अगर रिजल्ट्स की बात करें 10 सालों से करीब जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दे रहे हैं, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, इसलिए लोग लार्ज कैप के मुकाबले स्मॉल कैप में पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसा रिजल्ट्स में आया है, ठीक है। तो अब आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो, आपकी कैपेसिटी अच्छी खासी है रिस्क लेने की, तो आप क्या करेंगे कि आप 3000 यानी जो 2500 रुपये आप डाल लेते इसके अंदर स्मॉल कैप के अंदर, तो उस 4000 को आप इधर कर दीजिए, आपकी रिस्क लेने क्षमता ज़्यादा है। सॉरी, ये इंडेक्स फंड है, तो इसमें क्या करिए, आपको रिस्क ज़्यादा लेने वाले इंसान है तो 1000 रुपये इसमें कर दीजिए। चलिए ये 3 ही रहने देता हूँ यहाँ पे, 1000 रुपये। आप समझ रहे हैं ना, थोड़ा घिचपिच हो गया, समझ जाइएगा थोड़ा सा। तो वो 4000 रुपये ना अब स्मॉल कैप में डाल दीजिए, यानी कि यहाँ पे 4000 रुपये स्मॉल कैप में 4000 कर दिया आपने। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 1000 कर दिया, कोई इंडेक्स फंड है, कब रिटर्न मिलते हैं, 1000 रुपये कर दिए। मिड कैप में आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, क्योंकि मिड कैप में भी क्या होता है,
16 17 इतना मिल सकता है आपको रिटर्न। तो अब इसकी जगह पे 3 कर सकते हो 2000 की जगह पे, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो 1000 कर दीजिए या 2500 कर दीजिए। तो इस तरह से आप बैलेंस कर लेंगे तो आप देखेंगे 3000, 5000, 5 6 7 8000 और 9000, 1000 बच रहा है। तो आप 1000 पे रिस्क में डालना है आपको, तो मिड कैप में डाल दीजिए या फिर लार्ज कैप में डाल दीजिए 1000 पे एक्स्ट्रा और एक और, यानी कि 2000 इसमें कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। 250 250 सब में ऐसा नहीं करना है। आपको अपने रिस्क के हिसाब से और उसी कैपिटल को कैलकुलेट कर लीजिए कि आपकी स्मॉल कैप के अंदर अगर आप 4000 रुपये लगा रहे हैं 10 साल के लिए, 20 साल के, 30 साल के लिए और 18% से आपको कितना मिल रहा है वो लिखिए, नोट करिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि आप और डीपली स्टडी करना चाहते हैं, तो आप ये देख लीजिए और एक्सपर्ट तरीके से स्टडी करना चाहते हैं कि जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाने वाले हैं, मान लीजिए स्मॉल कैप के जिस आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले हैं, चाहे वो एसबीआई का हो या किसी का भी हो, आप ये देखिए कि उसका जो पैसा है वो किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, किस सेक्टर में ज़्यादा लगा हुआ है, और आपको लगता है कि ये वाला सेक्टर आगे चल के धूम मचाने वाला है, तो आप उस सेक्टर के म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जिस सेक्टर में पैसा, जैसे स्मॉल कैप है, आपको लगता है कि जैसे कि आने वाले समय में सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा बूम करेगी, तो सोलर एनर्जी में इस स्मॉल कैप के अंदर ऐसा म्यूचुअल फंड ढूंढिए जिसने सोलर एनर्जी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक में पैसा लगाया हो, ठीक है। तो वो आप चीज़ उस हिसाब से भी आप म्यूचुअल फंड को चूज़ कर सकते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड में कितना पैसा लगाना है, ठीक है। तो हालांकि म्यूचुअल फंड को चूज़ करने वाले एक अलग पॉइंट्स हो गए, मैं यहाँ पे बता रहा था आपको जस्ट कि पोर्टफोलियो हमारा कैसा हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप म्यूचुअल फंड, अब बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, ऐसा भी करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनका रिस्क कैपिटल ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं कि कोटक का भी स्मॉल कैप ले लिया, एसबीआई का भी स्मॉल कैप ले लिया, बाकी और भी एचडीएफसी बैंक है उसका भी स्मॉल कैप ले लिया, यानी कि तीनों के ही स्मॉल कैप ले लिए और पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। तो देखो इतना भी जुआ नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। आपका रिस्क लेने की कैपेसिटी अच्छी है, आप चाहते हैं कि अच्छा पैसा बने, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पैसा थोड़ा सा संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपके पास आज पैसा आ रहा है ना, तो आप सोचिएगा बहुत लकी हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो और उस मेहनत का रिजल्ट मिल रहा है, तो रिजल्ट मिल रहा है तो उसको ऐसे ही हाई रिस्क वाले इक्विटी में मत डालिए, थोड़ा सा इसको बैलेंस करके रखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बैलेंस करने से देखो होता क्या है कि आप, एक तो बंदा ये हो गया स्मॉल कैप वाला, ठीक है, एक बंदा इधर बंदा हो गया आपका जैसे लार्ज कैप वाला या इंडेक्स फंड वाला, ठीक है, लार्ज कैप वाला या इंडेक्स फंड वाला, ये बन गया तो बहुत अच्छा बन जाएगा, लेकिन ये बन भी नहीं सकता, जीरो भी हो सकता है। देखो हालांकि जीरो तो नहीं होता है, कोई जीरो नहीं होता है। एक प्रॉफिट जो हमें मिलना चाहिए था 18% मिलना चाहिए था, लेकिन हमें 12% मिला, वो वाली बात बता रहा हूँ मैं। लार्ज कैप वाला बन नहीं पाएगा, लेकिन कुछ तो बन जाएगा, ठीक है। तो चीज़ों को बैलेंस बनाएंगे ना, ये भी बैलेंस बनाएगा तो ये बन भी जाएगा और इसका रिस्क भी कवर हो जाएगा। ये बंदा भी अगर बैलेंस करेगा, चीज़ों को, पोर्टफोलियो को बैलेंस कर लेगा, तो ये भी बन जाएगा और इसका रिस्क भी कम हो जाएगा। तो बैलेंस पोर्टफोलियो बना के रखिए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि जब भी आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जीतता वही है जिसका पोर्टफोलियो बैलेंस होता है, अच्छा बना हुआ होता है। अब आप कहेंगे कि मैंने बैलेंस और डेप्ट म्यूचुअल फंड्स क्यों नहीं इसके अंदर कंसिडर किए हैं। देखिए जो मैंने 4 कैटेगरी लिए हैं, ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छी कैटेगरी होती हैं। जो बैलेंस म्यूचुअल फंड होते हैं उसके अंदर क्या होता है, इक्विटी का पार्ट होता है, मान लीजिए 70% इक्विटी है, 30% डेप्ट डाल दिया उसके अंदर, तो बैलेंस म्यूचुअल फंड्स होते हैं। लेकिन आप रिटर्न के बेसिस पे, पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे कैटेगरी को ले सकते हैं। अगर आपको बैलेंस म्यूचुअल फंड भी डालना है तो आप वो भी ले सकते हैं, उसके लास्ट की परफॉर्मेंस कैसी है वो भी देख सकते हैं, तो उस हिसाब से आप पैसा उसमें भी लगा सकते हैं। दोस्तों ये बात रही थी कि बैलेंस जो पोर्टफोलियो होता है वो कैसा डिजाइन होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि जो पोर्टफोलियो से रिलेटेड आप लोगों की काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होंगी, लेकिन फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसलिए अब इस वीडियो के लास्ट में बस एक ही बात कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।